नमस्ते विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज अपन लोग कक्षा 12वीं का जो प्रश्न पत्र हुआ था आपके बोर्ड परीक्षा का, उसका सॉल्यूशन अपने करने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जो प्रश्न पत्र हुआ है वो बहुत ही बढ़िया हुआ होगा। और आज अपन देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं पूछे गए थे। हालांकि अपन लोगों ने क्लासरूम में इन प्रश्नों पर बातचीत की ही थी, फिर भी अपन देखते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि आपके जो प्रश्न पत्र था वो 56 अंक का था और समय तो आप सभी जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का था। और इस पेपर पर अपन लोग आज बातचीत करने वाले हैं। अभी अपन बात करें तो पहला प्रश्न अपन लेते हैं यहाँ से। एक मिनट, मैं थोड़ा उसको व्यवस्थित कर लेता हूँ। चलिए, अब अपन बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या अपने पास 18 रहती है। उसमें पहला जो प्रश्न है वो आपकी, एक मिनट में थोड़ी आवाज को बढ़ा देता हूं, ठीक है। जी, बात अपन बेटा करें तो पहला प्रश्न है वो है आपके सामने कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये परिभाषा किसने दी। जैसे अपन दो बुक्स है, आप सभी जानते ही हैं कि कक्षा 12 में एक मानव भूगोल है, एक भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था है। तो मानव भूगोल का पहला पार्ट है प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र। उसमें मानव भूगोल की 3 परिभाषाएं दी गई है। एक तो परिभाषा दी है वो दी एलन सी सैंपल ने, एक दी रेडजेल ने, एक दी विडाल डीला ब्लास ने। और ये ग्रिफिथ टेलर है, ये बेटा आप सभी जानते हैं कि नव निश्चयवादी है। अब बात करें अपन इस परिभाषा के संदर्भ में, तो ये परिभाषा आपके देने वाले व्यक्ति है, उसका नाम है भूगोलवेता, वो है रेडजेल है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें एलन सी सैंपल की, इन्होंने भी परिभाषा दी है और इनकी परिभाषा पिछली एग्जाम्स में पूछी गई थी। 2024 का जो एग्जाम था, इन्होंने ये बताया कि मानव है वो कैसा है। इन्होंने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी थी, इसमें इन्होंने बताया कि मानव है वो क्रियाशील मानव है। क्या बताया? क्रियाशील मानव। और उन्होंने बताया कि अस्थायी पृथ्वी है। कैसी है? अस्थायी पृथ्वी है। इन्होंने बताया कि क्या बताया कि देखो, क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या है? मानव भूगोल है। और ये परिभाषा दी आपके एलन सी सैंपल ने, पिछली परीक्षा में पूछी गई थी। अब की बार ये पूछी गई है रेडजेल के संदर्भ में। और आगे बात करें, आप सभी जानते हैं कि रेडजेल की शिष्या ही थी ये सैंपल, जो अमेरिका की रहने वाली थी। आगे बात करें, अगला है बेटा विडाल डीला ब्लास के संदर्भ में पूछा गया। और विडाल डीला ब्लास आप सभी जानते हैं कि फ्रांस के रहने वाले हैं और संभववादी थे, और इनकी भी परिभाषा भूगोल में है, ठीक है। और ग्रिफिथ टेलर है बेटा नव निश्चयवादी है। अपन अगला प्रश्न अपन देखें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, वो है निम्नलिखित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, ठीक है। देश कौन सा पूछा गया है, इसमें एशिया का पूछा है। हालांकि अपन सिलेबस में आगे बढ़ते हैं तो मानव भूगोल के दूसरे पार्ट में अपने जनसंख्या के संदर्भ में है, वहां पढ़ते हैं तो अपने पढ़ा था कि विश्व की 60% आबादी, विश्व की कितनी परसेंट? 60% आबादी केवल 10 देशों में रहती है। कितने देशों में? 10 देशों में रहती है। और उसमें अपने एक याद करने के लिए ट्रिक बनाई थी कि CIA, IB, PNB घोटाले में रम गई। ये बात की थी ना। CIA बेटा अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, और IB लिखा है इसमें ना, थोड़ा सा आराम से देख लेना, ये लिखा हुआ है IB। और IB आप सभी जानते हैं भारत की खुफिया एजेंसी है। और PNB पंजाब नेशनल बैंक, और रम गई। इन कहने का भावार्थ ये है कि यहाँ चाइना हो गया, यहाँ आपकी इंडिया हो गया, ये बेटा अमेरिका हो गया, यहाँ बात करें इंडोनेशिया हो गया, यहाँ आपकी ब्राजील हो गया, यहाँ आपकी पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, और बात करें आगे हो गया मैक्सिको। लेकिन अपन को तो केवल इसका ही ध्यान रखना था कि सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो इसमें बेटा चीन है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश है, लेकिन अपन 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो फिलहाल कौन सा होगा? चाइना होगा इसमें। तो आपका ऐसा सही आंसर बेटा होगा वो चाइना होगा। अगली बात करें, अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि है उसको क्या कहते हैं। तो इसमें बेटा आपका सही आंसर होगा, आप सभी जानते हैं, देखो मिल्का है वो बेटा होती है मध्य आप अमेरिका में, यानी अपन कह सकते हैं मैक्सिको वाले भाग में, मैक्सिको वाला भाग है। और आगे बात अपन करें बेटा लद्दाख की, तो लद्दाख ये कृषि होती है आपके इंडोनेशिया, मलेशिया में। तो यहाँ आपका सही आंसर निकलेगा वो झूमिंग कृषि है, जो आपके उत्तरी भारत में होती है, ठीक है। उत्तरी भारत में होती है, उत्तरी पूर्वी भारत में। तो इसका सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? वो झूमिंग होगा, क्योंकि लद्दाख है मलेशिया, इंडोनेशिया में की जाती है, मिल पाए मैक्सिको में कृषि की जाती है। अगली अपन बात अपन करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
तो अगला अपने क्वेश्चन अपने सामने रहता है कि वो है आधारभूत उद्योग है, यानी क्या कहने का मतलब आधारभूत उद्योग कौन सा है। तो इसमें अपन बात करें आधारभूत उद्योग की, तो बेटा अपन बात करते ही हैं, इसमें ऑप्शन है कागज है, चमड़ा है, वस्त्र है, और उसके बाद बेटा लौह इस्पात, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट उद्योग होता है वो लौह इस्पात है। लौह इस्पात के बिना किसी भी उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में आपका सही आंसर इसमें बेटा होगा वो क्या होगा, स इसमें सही ऑप्शन आपका रहने वाला है। आगे अपन बढ़े, अगला जो प्रश्न अपन देखने वाले हैं वो आपका रहेगा, एक मिनट में इसको व्यवस्थित कर लेता हूं। चलिए अब देखिएगा, आगे अपने यहां बेटा बात करें, अगला प्रश्न है तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। इस मतलब तृतीय जो क्रियाकलाप है इसका कौन सा उदाहरण है। तो बेटा अपन बात करते हैं, जैसे अपन पाठ पढ़ते हैं, अपने पाठ है प्राथमिक क्रियाकलाप है, द्वितीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप है, चतुर्थ है, पंचम। तो अपन पहले बात करें प्राथमिक में, अपन बात करें तो आपको पता प्राथमिक में प्रकृति से प्राप्त होने वाले उत्पाद की बात करते हैं अपन लोग, और इसमें अपन 7 प्रकार के कार्य इसमें लेते हैं। उसके बाद अपन बात करें द्वितीयक क्रिया में, द्वितीयक आर्थिक क्रिया है, इसमें अपन विनिर्माण से संबंधित लेते हैं, और तृतीयक में बेटा हम सेवा के संदर्भ में लेते हैं। सेवा के संदर्भ का भावार्थ ये हुआ जिसमें परिवहन है, व्यापार है, ये सारा का सारा अपन किस में लेते हैं बेटा, परिवहन में लेते हैं, है ना। परिवहन मीन्स आपके तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक। उसके बाद बाकी वाले जितने भी आप देख रहे हो, खनन है बेटा, ये प्राथमिक क्रिया से संबंधित है, कृषि है ये भी प्राथमिक क्रिया से संदर्भ में है, और ये अनुसंधान है बेटा ये आपकी चतुर्थ क्रिया से संबंधित है। कहने का भावार्थ है इसका सही आंसर बेटा रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, परिवहन इसका सही आंसर आपके रहने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे अपन बात करें बेटा, थोड़ा बहुत और याद करना चाहिए तो अपने बात की थी प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं और पंचम क्रियाएं। इसको याद रखने की अपने बात की थी आर, बी, पी, डब्ल्यू और जी, यानी काम करने के आधार पर रेड कलर्स है, ब्लू कलर्स है, पिंक कलर्स है, व्हाइट कलर्स है और गोल्डन कलर्स है। इसके बारे में अपने बात है। आगे बात करें बेटा, अगला प्रश्न है आधुनिक संचार का साधन कौन सा है ना। आधुनिक संचार का इसका जो सही आंसर था ना आपके 5वें का वो अ था। आधुनिक संचार का साधन है, तो यहाँ पर बात करते हैं बेटा, तो सबको ही पता है लगभग, इसमें क्या बेटा इंटरनेट है, और इंटरनेट को लेकर हमने खूब सारी बातें की थी, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न अपने सामने रहता है वो रहता है बेटा, चलिए मैं इस प्रश्न को थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। अगला प्रश्न है बेटा, कौन सा समुद्री मार्ग, इसमें लिखा है कौन सा समुद्री मार्ग वृद्ध ट्रंक मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इसकी अपन बात बेटा करते हैं, तो यहाँ बेटा आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन आपका स होगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये समुद्री मार्ग आप सभी जानते हैं कि बात करें आपके यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग को, यूएसए का जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसको बेटा कह सकते हैं पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है, ठीक है। इसमें अपन कह सकते हैं यहाँ पर 1/4 यानी कि 25% व्यापार यहाँ से होता है, विश्व का 25% व्यापार होता है, इसलिए कह सकते हैं कि विश्व का सबसे व्यस्तम कह सकते हैं समुद्री मार्ग है, और इसलिए इसको बेटा क्या कहते हैं, वृद्ध ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। आगे अपन बात करें तो अगला प्रश्न है एशिया का अंतर्वपतन कौन सा है। एशिया का अंतर्वपतन कौन सा, तो इसका सही आंसर होगा बेटा, सीधा अपन को दिख ही रहा है इसमें कौन सा होगा, सिंगापुर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये रोटरडम है, ये यूरोप का है। कहाँ का है, ये यूरोप का है। और आगे अपन बात करें तो कोपेनहेगन है, वो आपके कह सकते हैं बाल्टिक प्रदेश का है, ठीक है। कुल मिलाकर इसका सही आंसर होने वाला है वो आपका ब होने वाला है, और इस प्रश्न का सही आंसर है आपने बात की थी स होने वाला है, ठीक है। आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों की तरफ। अगले प्रश्नों की तरफ अपन बढ़े बेटा, तो अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ये बहुत शानदार प्रश्न था कि विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय कहां पर है। तो इसका जो मुख्यालय की अपन बात करें बेटा, तो आपको पता ही होगा जब अपन सिलेबस में पढ़ते हैं तो अपने बात की थी कि विश्व व्यापार संगठन की नींव है गेट के रूप में रखी गई थी, और 1 जनवरी 1995 को बात करते हैं अपन, कब 1 जनवरी 1995 को इसकी बेटा स्थापना हो जाती है, और इसका मुख्यालय है बेटा वो है आपकी जिनेवा में, और जिनेवा आपका कहां पर है, स्विट्जरलैंड में आया हुआ। इसका सही आंसर होगा बेटा वो कौन सा होगा, ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। और अपन बात करते हैं इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, 166 के आसपास इसकी संख्या बताई जाती है। आगे बात अपन करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला अपन क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन होगा आपके, एक मिनट, 9वां क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब अपन 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लो जी, अगला बेटा है गैरीसन नगर का उदाहरण कौन सा है। गैरीसन का मतलब बेटा सावनी नगर, सावनी नगर है ना, और ये अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। तो इसका जो बेटा सही आंसर होगा वो आपके होने वाला है, सही आंसर होगा वो होगा आपकी अंबाला। कौन सा होगा, अंबाला। क्योंकि बेटा बाकी जो नगरों की आप बात करें, हरिद्वार है, चाहे उज्जैन की बात करें, चाहे पुष्कर की बात करें, ये आपके धार्मिक और सांस्कृतिक
सांस्कृतिक नगर है। कैसे? धार्मिक वो सांस्कृतिक नगर है। कैसे? धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है। इस वजह से अपन इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका बेटा, वो है पेय फसल कौन सी है। प्रश्न पूछा गया पेय फसल, पेय मतलब पीने योग्य, जो अपन पेय के रूप में काम लेते हैं, वो कौन सी है। तो इसमें अपन इसकी बात अपन करें बेटा, तो अपने पहले देखो सिलेबस में एक पढ़ा था, अपन लोग जब पढ़ रहे थे सिलेबस में, तब अपने बात की थी अपने जी। तो इसके सही आंसर होगा बेटा वो कौन सा होगा आपका ब, आपका सही आंसर इसमें सही होने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है कि कॉफी के जो बागान हैं उनको ब्राजील में फेजेंडा कहते हैं, और आप सभी जानते ही है। ठीक है, इसका सही आंसर बेटा वो कौन सा होगा, ब सही होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि अरवारी पानी संसद किस राज्य की जल संभर प्रबंधन योजना है। अरवारी के बारे में आपने कई दफा इसको टेस्ट में दिया भी था। तो ये प्रश्न था आपकी अरवारी पानी संसद। तो इसका जो बेटा सही आंसर है अरवारी पानी संसद किस राज्य की जल संभर प्रबंधन योजना है, तो ये है अपने राजस्थान की। और राजस्थान के भी किस जिले से संबंधित है, ये अलवर से संबंधित है। कहाँ से बेटा, अलवर से संबंधित है। और उसके साथ साथ एक और कार्यक्रम याद रखते हैं अपन, नीरू मीरू, वो आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसका भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, नीरू और मीरू, इसका भी अपने सिलेबस में है। तो ये आपकी आंध्र प्रदेश से संबंधित रहता है। अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़े बेटा। तो अगला अपने प्रश्न है वो है, भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है। तो इसमें बेटा सही आंसर होगा आपके वो होगा बेटा ऑप्शन ए, जल क्रांति अभियान। कौन सा जल क्रांति अभियान? ये आपके 2000 कैसे सन 2015-16 में शुरू किया गया था, और वे था देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए इसका शुरू की गई है। अगला प्रश्न है बेटा, धात्विक खनिज कौन सा है। अगला प्रश्न है कि धात्विक खनिज कौन सा है। तो धात्विक खनिज की अपन बेटा बात करें, धात्विक खनिज कौन सा है, तो इसका सही आंसर बेटा होगा वो तांबा होगा। क्या होगा? तांबा होगा। हालांकि अपन ने बात की थी कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक हैं, अधात्विक खनिज होते हैं। और अपन बात की थी बेटा एक धात्विक होते हैं और एक खनिज है अधात्विक होते हैं। ठीक है, एक धात्विक और एक अधात्विक खनिज होते हैं। और धात्विक खनिजों को अपन दो भागों में बांटा था, एक लोह धातु और एक बेटा अलोह धातु का पढ़ा था अपने। लोह धातु और अलोह धातु में पढ़ा था। वहां अपन बात करें लोह धातु और अलोह धातु में, इसमें अलोह धातु का पूछा है, अलोह धातु वाला कौन सा है, वो आपके तांबा है। ठीक है, आगे अपन बढ़े बेटा। तो अगला आपने प्रश्न होगा वो आपके सामने है बेटा, बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है आपके सामने, वो है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो इसमें बेटा सही आंसर है, बॉक्साइट के बारे में पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है आपका एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम है बेटा, वो बॉक्साइट का कह सकते हैं अयस्क माना जाता है। अगली बात करें अगली बात करें बेटा, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो आप सभी जानते हैं बेटा इंदिरा गांधी नहर के बारे में। तो इंदिरा गांधी नहर की जो संकल्पना है, इसको प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था बेटा कंवर सेन। क्या नाम था? कंवर सेन थे। इन्होंने बेटा 1948 में ये आप कह सकते हैं बेटा योजना है, यो आपको कह सकते हैं प्रस्तुत की थी। और इसका जो कार्य है वो बेटा 1958 में प्रारंभ हुआ था। और आप सभी ये जानते भी है कि इंदिरा गांधी का काम है बेटा 2 चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर बेटा ये आपके हरी के बैराज से निकलती है। ठीक है, और इसका पुराना नाम बेटा कहा जाता है कि राजस्थान नहर था। इस प्रकार अपन इसका सही आंसर की तरफ जाएं तो इसका सही आंसर होगा बेटा कंवर सेन। क्या होने वाला है? कंवर सेन इसका सही आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़े बेटा। अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़े बेटा। तो लिखा है, सामरिक दृष्टि से सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है। सामरिक दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप ध्यान में रखो। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है बेटा। अपन लोगों ने स्थल परिवहन के अंतर्गत कुछ चीजें पढ़ी थी। अपने पढ़ा था राष्ट्रीय राजमार्ग, पढ़ा था बेटा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राष्ट्रीय चलो कोई ना, आपने पढ़ा था बेटा राष्ट्रीय महामार्ग। और उसके बाद में दूसरा आपने पढ़ा था बेटा राज्य महामार्ग। और उसके बाद अपने और पढ़ा था बेटा जिला सड़कें। और फिर अपने पढ़ा था बेटा एक तीसरा चौथा और पढ़ा था, उसको पढ़ा था बेटा ग्रामीण सड़कें। और 5वें में अपने पढ़ा था सीमांत सड़कें। ठीक है, और फिर एक और पढ़ी थी बेटा, वो पढ़ा था अपने अंतर्राष्ट्रीय
सड़कें, यानी स्थल परिवहन पढ़ रहे थे, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन पढ़ रहे थे, और सड़क परिवहन अपनी ये सारी बातें अपन ने की थी। इस बेटा सीमांत सड़कों में से प्रश्न आया है कि बेटा पूछा यह गया है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने कार्य कौन सा संगठन करता है, तो इसमें बेटा होगा बेटा सीमा सड़क संगठन, जिसकी स्थापना बेटा कहते हैं कि मई 1960 में हुई थी। ठीक है, और आपको पता है कि राष्ट्रीय महामार्ग संगठन है जो NHAI है ना, इसको बेटा कहते हैं NHAI, ये बनाता है। इसकी स्थापना बेटा 1995 में हुई थी बेटा। ठीक है, हालांकि यहाँ थोड़ा मेरी कह सकते हैं बेटा ऑन कैमरा पहली क्लास है, ऐसे में हो सकता है शाब्दिक त्रुटि तो होगी, सीधी सी बात साहब, तो इसको आप मैनेज करते रहें। आपको लगता है बेटा कौन कौन सा सही आंसर है वो आप थोड़ा देख लें। ठीक है, ये 1960 लिखा हुआ है ना। आगे अपन बात करते हैं बेटा, अगला है मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुषंगी पतन का निर्माण किया गया है। बहुत ही उम्दा प्रश्न है, और जब अपन पढ़ रहे थे तब अपने बात की थी कि जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे अपने मैप बनाया था उसमें अपने बात की थी कि अपने सिलेबस में मुख्यतः बेटा 12 पतन है, 12 प्रमुख पतन हैं, और 100 इसकी बात करें अपन 184 पहली किताब में लिखा है मानव भूगोल में, अपन कह सकते हैं गौण पतन है, और दूसरी भारत की लोक अर्थव्यवस्था में इसी गौण पतनों की संख्या बेटा 200 बताई गई है। लेकिन अपन को बेटा इसमें ध्यान रखना है कि पूर्वी तट के बात करें, पूर्वी तट के पतनों की संख्या 6 है, और पश्चिमी तट के पतनों की संख्या भी कितनी है, 6 है। इसमें अपन बात करते हैं बेटा, पहला है कांडला। कौन सा बेटा, ये है आपके कांडला, कांडला पतन। उसके बाद अपन दूसरी बात अपन करते हैं, जैसे नीचे जाते हैं, यहाँ महाराष्ट्र वाला भाग है। महाराष्ट्र में बेटा एक तो मुंबई पतन है, एक तो बेटा मुंबई पतन है, और मुंबई पतन के साथ साथ बेटा अपन इसकी बात अपन करें, मुंबई पतन के साथ साथ में एक पतन और है, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पतन। क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू पतन, और ये महाराष्ट्र में, दोनों महाराष्ट्र में। उसके बाद आगे की तरफ जाते हैं बेटा, यहाँ कर्नाटक वाला भाग है। कर्नाटक में बेटा है पतन, उसका नाम है बेटा मंगलुरु। क्या नाम है, या मंगलुरु कह सकते हैं, मंगलुरु। और आगे अपन जाते हैं बेटा गोवा वाले भाग में, और उसमें गोवा में है बेटा मार्मो गोवा। क्या है, मार्मा गोवा। और आगे यहाँ जाते बेटा, यहाँ है कोची जो केरल में, कोची केरल में। कुल मिलाकर अपन बात करें इस तट में, पश्चिमी तट पर कुल कितने बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। और उसी प्रकार आगे की बात करें, इस पश्चिम पूर्वी तट की बात करें, तो यहाँ आपके बेटा भाग आता है कोलकाता का, तो यहाँ कोलकाता पतन है। और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा आपका मैप भी आया था, तो इसमें आपका प्रश्न लगभग यहाँ क्लियर हो जाएगा। कोलकाता के बाद कोलकाता में एक बेटा और है, उसका नाम बेटा हल्दिया। ठीक है, और यहाँ बेटा उड़ीसा वाला भाग है, यहाँ है उड़ीसा में है पारादीप। ठीक है, उड़ीसा में है पारादीप। और फिर आपके बेटा आंध्र प्रदेश वाला आ गया। ठीक है, और फिर अपन बात करें बेटा यहाँ चेन्नई वाला भाग जो आप बात करें, यहाँ तमिलनाडु वाला चेन्नई है। ठीक, एक बेटा तूतीकोरिन है। कौन सा है, तूतीकोरिन है। कुल मिलाकर बेटा अपन बात करें तो पूर्वी तट की 6 बंदरगाह हो गए, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन। और यहाँ पर भी पूर्वी तट के बजाय यहाँ पश्चिमी तट की बात करें, कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पतन, मंगलुरु और मार्मो गोवा और कोची। ये सारे जो पतनों के अपन बेटा देखते हैं सारे के सारे, ये आपके मुंबई जो पतन है इसका जो अपन कह सकते हैं बेटा अनुषंगी पतन की बात करें तो ये कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पतन है। वो आपका सही ऑप्शन इसमें बेटा कौन सा होगा, द ऑप्शन आपका इसमें बेटा सही जाने वाला है। कौन सा सही जाने वाला है इसमें, द ऑप्शन आपका इसमें बेटा सही रहने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़े। एक मिनट, मैं अगली नई स्लाइड लेता हूं, शायद मुझे लगता है प्रश्नों की संख्या पूरी हो गई होगी। एक मिनट, ठीक है, हाँ 17वां प्रश्न ये है, 18 प्रश्न हो गए, 18वां प्रश्न ये है, लास्ट है ये। अगला बेटा जो आप देख रहे हैं ये है आपके सामने, वो है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और पहली पूर्ति आपको ये करनी है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में उच्च प्रजनशीलता एवं उच्च मृत्यु दर थी। तो सीधी सी बात है पहली में, क्योंकि पहली में आपको पता ही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों में जागरूकता ये सारी चीजें नहीं थी, इस वजह से सब कुछ ये हुआ। तो इसमें बेटा अपन करेंगे प्रथम अवस्था। कौन सी अवस्था, प्रथम अवस्था। अगले प्रश्न है वो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। देखो आप सभी जानते हैं कि मानव विकास की जो कह सकते हैं अवधारणा, इसका प्रतिपादन करने वाले 2 व्यक्ति थे। एक तो अभी सभी कहते हैं कि एक तो है डॉक्टर महमूद उल हक साहब, ये पाकिस्तानी है बेटा, कहाँ के हैं, पाकिस्तानी हैं। उसकी बात करें दूसरे भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। कौन थे, अमर्त्य सेन।
लेकिन बेटा ये इसके सहयोगी थे, डॉक्टर मोहम्मद उल के सहयोगी थे अमर्त्य सेन, ये भारतीय अर्थशास्त्री है। ऐसे में इसका जो सही आंसर बेटा होगा वो होगा डॉक्टर मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर मोहम्मद उल हक साहब ने किया था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। अगला प्रश्न है अंगूर की कृषि किसकी विशेषता है बेटा? किसकी विशेषता बेटा? अंगूर कृषि मतलब खट्टे फलों की कृषि, आपको भी पता बेटा भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो इसमें अपन करेंगे बेटा भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय कौन सा? अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। आगे की तरफ अपन बढ़े बेटा। अगला प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा क्या कहलाती? प्रमोद मतलब बेटा खुशी के लिए घूमने जाते हैं अपन, यात्रा करते हैं, वो कौन सी यात्रा कहलाती? इसे बेटा कहेंगे अपन पर्यटन। क्या कहेंगे बेटा? इसको अपन कहेंगे पर्यटन। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा को क्या कहते हैं? एक स्थान मतलब कहने का बेटा एक स्थान यहां से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाने की सुविधा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा परिवहन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा परिवहन। इसका सही आंसर क्या होगा? परिवहन होगा। आगे की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके खाली जगह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर बेटा होगा वो होगा पतन या फिर बंदरगाह। कोई सी भी आपने लिखी है तो आपका सही है ना? इसको अपन कह सकते हैं बेटा, आपने अगर पतन लिखा है तो भी सही है, और अगर आपने यहाँ पर बेटा बंदरगाह लिखा तो भी आपका सही है, क्योंकि पतन बंदरगाह का भावार्थ भी वही होता है बेटा, है ना? इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पतनों या फिर बंदरगाहों को कहते हैं। अगला प्रश्न है बेटा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में खाली जगह भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आपने बेटा क्लासरूम में बात की थी कि बेटा जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक वाला है वो है बेटा आपका बिहार। क्या है? बिहार। ठीक है, मैं इसे एनसीईआरटी अकॉर्डिंग आपको डेटा बताऊं तो इसका जो जनघनत्व है बेटा वो है 1102, क्योंकि अपने एनसीईआरटी में बेटा डेटा है वो जैसे ही नए जो डेटा जारी किए थे वही डेटा उसके बाद अपडेट भी हुए थे, लेकिन वैसे अब बुक्स में पढ़ते हैं उनके डेटा की संख्या 1106 जनघनत्व है। और सबसे कम जनघनत्व वाला बेटा है उसका बेटा है 17 जनघनत्व है। ठीक है, और वो है बेटा एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। और अब बात करें भारत की बेटा, तो भारत का जनघनत्व बेटा 382 प्रति व्यक्ति 382 किलोमीटर 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर 382 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, अब बात करें रानीगंज और झरिया किस प्रकार की नगरों के उदाहरण हैं? अगर बेटा आपने खनिज लिखा है तो भी सही है आपका, और आपने खनन लिखा तो भी सही है, कोई दिक्कत रहती नहीं है साहब। ठीक है, तो इसमें अपन बेटा करेंगे खनन नगर। कौन से नगर बेटा? खनन या फिर खनिज नगर, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना है। बहुत शानदार उम्दा प्रश्न है बेटा, जल संभर विकास योजना। कई बार बात की बेटा कि जब कोई प्रश्न आया हरियाली के संदर्भ में तो आप ये मत करना कि खेत के आसपास जो खेतों में जो हरियाली होती है, अपना कह सकते हैं फसलों को बोते हैं, ऐसी चीजें मत लिखना आप लोग। मैं कई दफा आपने को बोला ही था बेटा। इसका सही आंसर है बेटा हरियाली, है ना? हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना है। आगे की तरफ अपन बढ़े। अगला है बेटा सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? बेटा अपन जब कुछ योजनाएं पढ़ रहे थे तो मैंने बात की थी, एक तो ये था, एक था आपके सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और एक पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की अपने बात की थी, एक इंदिरा गांधी वाले में बात की थी, और एक समन्वित विकास कार्यक्रम के बारे में बात की थी। उस दरमियान मैंने बताया था, देखो बेटा पर्वतीय आ जाए तो मैंने ये बात की थी ना आपको, भाई पर्वतीय आ जाए, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम प से 5 याद रखना आप। ठीक है, और मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसको प्रारंभ किया गया था बेटा। इसमें मैंने बेटा कहा था भी स से आप, हालांकि कोई मेल नहीं है, स से आप ये वाला याद रखना। और इसमें हमने बेटा बात की थी कौन सी? 4थी पंचवर्षीय योजना में इसको प्रारंभ किया गया था बेटा। लेकिन इसका बेटा बात अपन करें, इसका जो विकास किया गया था ना पूरा का पूरा विस्तृत तरीके से, वो अपने कह सकते हैं बेटा 5वीं जो पंचवर्षीय योजना उसमें किया गया था। हालांकि इसको अपन के प्रारंभ है वो 4थी पंचवर्षीय योजना में कर लिया था। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं बेटा एक एक नंबर के प्रश्नों पर। शायद ये प्रश्न आपके 10 थे, पूरे हो गए बेटा। आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए आगे की तरफ बेटा प्रश्न है आपके सामने, वो है अति लघुतरात्मक प्रश्न बेटा, एक एक नंबर के। देखिए बेटा जैसे ही पेपर पूरा एनालिसिस हो जाए, सॉल्यूशन अपन कर ले, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि सर इतने मेरे प्रश्न सही हैं और इतने नंबर मेरे बन रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे अपन बात करें।
आगे बेटा पहला प्रश्न है बेटा, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? देखो बेटा, आप श्रमिकों के बारे में पढ़ते हैं तो 3 श्रमिक है मुख्य श्रमिक। एक तो होता है बेटा मुख्य श्रमिक, मुख्य श्रमिक एक होता है बेटा सीमांत, और एक होता है बेटा अश्रमिक। अश्रमिक मतलब जो आप सारे लोग जो पढ़ते हो उन्हें सारे अश्रमिक। मुख्य श्रमिक बेटा वो होता है जो कम से कम 6 मंथ काम करे, या फिर बेटा 183 दिन, 183 दिन, ठीक है। और सीमांत वो बेटा 6 माह से कम या फिर 183 दिन से कम काम करने वाला, ठीक है। और बाकी अश्रमिक तो आप सभी आते ही। चलिए, इसका सही जो भी आप मैंने अभी जो बताया उसके अकॉर्डिंग आपने परिभाषा लिख ली है, तो आपका बेटा सही है। अगला है, किन्हीं 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों की सुझाव दीजिए। कौन कौन से ऐसे हैं जिनका बेटा आपको क्या देना है, सुझाव देना। काफी मुझे लगता है समय भी हो गया है, ठीक है। अपन थोड़ा अभी बेटा ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसमें बेटा अपन बात करें तो इसमें बेटा आप लिख सकते, नाभिकीय ऊर्जा लिख सकते थे, ज्वारीय ऊर्जा लिख सकते थे, ठीक है। पवन ऊर्जा लिख सकते थे, पवन ऊर्जा लिख सकते थे, पवन ऊर्जा है बात करें, और नाभिकीय ऊर्जा की बात अपन करें, ठीक है। ये अपन किसी आपके मतलब अपने सिलेबस में बेटा 4-5 है, उसमें से आपको 2 लिखने थे, ठीक। आगे बात है, उन भूवैज्ञानिक कालों का नाम लिखिए जिनमें भारत में कोयला निर्माण हुआ। टर्सरी काल कह सकते हैं बेटा, ठीक है। आगे बेटा अगला प्रश्न है, पल्ली बस्तियों के 2 स्थानीय नाम लिखिए। पल्ली बस्तियों के बेटा जब अपन लोग पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी कि अपने सिलेबस में कुछ मानव बस्तियां हैं, और मानव बस्तियों पर बात की थी, तो उस दरमियान हमने बात की भी थी। और उन 4 जो बस्तियां आपके सिलेबस में आई हुई है, उन 4 बस्तियों में से आपकी पूछा गया है पल्ली बस्तियों के बारे में। तो बेटा इसमें अपन कहते हैं पाना है, ठीक है, पाली है, ठीक है, नगला है, ढाणी है, ये सारी की सारी आपके बेटा पल्ली बस्तियों की स्थानीय नाम है। आपको कोई 2 लिखने थे, ठीक है। अगली बेटा 2 कोई रेशेदार फसलों के नाम लिखो, तो आपको 2 रेशेदार फसलों के नाम लिखने थे, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते बेटा कपास लिख सकते थे, जूट लिख सकते थे, ठीक है। अगला बेटा प्रश्न है, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है? मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित बात करें तो देखो, आप सभी जानते हैं बेटा कि 1970 के दशक में 3 विचारधाराओं का उदय हुआ था। एक थी बेटा, अब बात करते हैं मानवतावादी है, और उसके बाद अपन बात करते हैं मानवतावादी है, और एक आपके होगी बेटा, एक तो होगी मानवतावादी, और एक होगी आपके, चलिए मुझे बेटा वो याद स्मरण नहीं हो रही है, मैं जैसे आगे की तरफ बढ़ता हूं आपको बता दूंगा, जैसे याद आएगी तो, ठीक है। इसका आंसर आगे अपन बढ़ते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारकों के नाम लिखो बेटा। बेटा जनसंख्या के प्रभावित करने वाले किन 2 भौतिक कारकों के नाम पूछा है। अपन बेटा सिलेबस में जब पढ़ते हैं ना जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो आपको बेटा 4 कारक है। कितने कारक है बेटा? 4 कारक है। एक तो बेटा अपन पढ़ते हैं भौतिक कारक, एक पढ़ते हैं बेटा भौतिक कारक, और उसके बाद भौतिक कारक के बाद दूसरा अपन पढ़ते हैं बेटा, वो पढ़ते हैं अपन आर्थिक कारक। कौन सा पढ़ते हैं? आर्थिक कारक। और तीसरी बात अपन करते हैं वो पढ़ते हैं बेटा राजनीतिक कारक, ठीक है। हाँ बेटा याद आ गई, ये इसमें बेटा आमूलवादी, मानवतावादी आमूलवादी है ना, तो इसका सही आंसर मार्क्स पर बेटा आमूलवादी, ठीक है। इसका सही आंसर आमूलवादी, राजनीतिक। और चौथी बेटा है वो है आपके कह सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक। ये तो 4 तो थी मोटी मोटी, लेकिन प्रश्न यहां से नहीं पूछा, प्रश्न पूछा भौतिक कारक, मतलब इस कारकों के नाम बताओ। अगर भौतिक कारकों की बेटा अपन बात करें तो भौतिक कारक में बात है 4 अपने पढ़ते हैं सिलेबस में, दूसरे पाठ में आता है मानव भूगोल के। तो उसमें बेटा पहला है आपकी जल उपलब्धता, जल उपलब्धता, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात करें बेटा आपके बात आती है बेटा जलवायु, ठीक है। तीसरी आती है बेटा भू आकृति, और चौथी विशेषता अपन जो पढ़ते हैं बेटा वो पढ़ते हैं बेटा मृदा, ठीक है। और आगामी मुझे लगता है अगली जो बोर्ड की परीक्षा आयोजित होगी उसमें शायद पूछ ले, आर्थिक कारक पूछ ले, तो आर्थिक कारक को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, तो वो आप रख सकते हैं बेटा। पहला है नगरीकरण,
दूसरा बेटा है उद्योगीकरण, दूसरा है उद्योगीकरण, और तीसरा बेटा खनिज। ठीक है, अगली परीक्षा में कभी पूछा जा सकता है, इस वजह से अपन को थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला जो प्रश्न है वो है आवधिक बाजार किसे कहते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। आज बेटा आवधिक बाजार ऐसे बाजार होते हैं बेटा गांव में जो लगते हैं, कभी साप्ताहिक लगते, कभी पाक्षिक लगते, कभी मासिक लगते, वे मतलब कुल मिला के स्थायी बाजार नहीं होते बेटा, है ना, घूम घूम के लगते रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी जो मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ें वहाँ से खरीद के ले आते हैं और 5-7 दिन, जब भी वो 7 दिन का जो मान लो पीरियड होता है उस मेले का, उसके बाद खत्म हो जाते हैं, अगली जगह और कहीं लगते हैं। इस प्रकार के बाजार होते हैं, उसे बेटा कहते हैं आवधिक बाजार कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया बेटा। अगला बेटा, प्रथम बार कौन से वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट है प्रकाशित हुई थी। देखो मानव विकास की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी। अपन बात ये मानव विकास की जो संकल्पना है, कंसेप्ट है, वो दिया था बेटा महमूद उल हक, और पाकिस्तानी थे, और उनके सहयोगी थे डॉक्टर अमर्त्य सेन ने दिया था। अब बेटा इसकी बात ये आई कि ये जो आप संकल्पना तो दी थी, संकल्पना तो दी थी किसने, डॉक्टर महमूद उल हक साहब ने, लेकिन इसको प्रकाशन हुआ, वो बेटा प्रकाशन किया था, वो किया था यूएनडीपी ने। किसने किया था, यूएनडीपी ने किया था। और इसका प्रकाशन है बेटा वो हुआ था, आप कह सकते हैं ये हुआ था 1990। कब हुआ था, 1990 में इसका प्रकाशन हुआ था और यूएनडीपी ने इसका प्रकाशन किया था। ये कंसेप्ट है, ये डॉक्टर महमूद उल हक साहब ने दिया था, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री कहे जाते हैं। आगे की तरफ हम बढ़े बेटा, अगला प्रश्न है सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। बेटा बहुत शानदार प्रश्न है, कई बार आपको टेस्ट में दिया, आप लोगों ने गलती की। आप क्या करते थे, सामाजिक भूगोल वाले पूछे क्षेत्र, वहां पर आप आर्थिक भूगोल वाले लिख देते। ऐसे में अपन ने एक ट्रिक बनाई थी, वो क्या थी, इसको याद रखने के 3 उपक्षेत्र पूछे, मैंने आपको 6 बताए थे और सिलेबस में भी 6 है। तो अपन ने ट्रिक बनाई थी कि ऐसा ऐसा हाँ, ऐसा चिकित्सा अवकाश लिया, ये अपने बात की थी कि ऐसा चिकित्सा अवकाश लिया। ये ट्रिक अपने बेटा बात की थी उस ट्रिक की, और ट्रिक में बात की थी ऐसा चिकित्सा अवकाश लिया, और यहाँ अपने बेटा बात की थी ऐसा चिकित्सा अवकाश लिया। ठीक है, और यहाँ पर बात करें, मैंने बात का ऐसा मतलब बेटा ऐतिहासिक भूगोल। ठीक है, और फिर बेटा आपने बात की थी से सामाजिक भूगोल बेटा। ठीक है, चिकित्सा में चिकित्सा भूगोल बेटा, सांस्कृतिक भूगोल बेटा, अवकाश भूगोल बेटा। ठीक है, लिंग भूगोल बेटा। तो इस प्रकार आपको बेटा कुल मिला के मैंने बताया था 6 भूगोल के उपक्षेत्र बताए थे इसके सामाजिक भूगोल के। आपको बेटा इसमें कितने लिखने, 3 लिखने थे। आगे एक प्रश्न है मानव विकास के किन्हीं 3 उपागमों के नाम लिखिए। जब अपन मानव विकास के उपागम पढ़ते हैं तो अपने सिलेबस में 4 उपागम लिखे हुए। ठीक है, पहला है बेटा आय उपागम, सबसे पुराना उपागम है। फिर है कल्याण उपागम, फिर है बेटा आधारभूत आवश्यकता उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, और चौथा जो आपके सामने आता बेटा वो आता समता उपागम, जो अमर्त्य सेन ने दिया था, समता उपागम। कुल मिलाकर ये सबसे पुराना उपागम है। आपको केवल इतना ही पूछा कि मानव भूगोल के 3 उपागमों के नाम लिखिए। अपन यहाँ पर बात करें कुल कितने उपागम है, 4 उपागम है। ठीक है, आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, एक मिनट, भारत में श्रमजीवी जनसंख्या को कितने समर्गों में बांटा गया है, बांटा गया है। तो इसकी अपन बात बेटा करें तो इसमें आपकी लगभग, एक मिनट, इसकी अपन बात करें बेटा तो इसमें आपका सही आंसर होगा वो आप कितने स्वर्ग है, इसमें आपकी बात करें तो 4 है। कितने, पहले तो 4 है, 4 है। ठीक है, और किन्हीं 2 के आपको इसमें नाम लिखने, तो आप लिख लेते, कोई बात नहीं। एक तो लिख लेते बेटा कृषक, एक लिख देते बेटा कृषि मजदूर, और कोई अन्य श्रमिक वगैरह, कुल मिलाकर 4 आपके थे। अगला बेटा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई 2 सुझाव आपको देने थे। तो सुझाव कोई भी दे सकते हैं कि वहां के लोगों को कह सकते हैं कि जो भी योजनाएं वहां के लोगों के लिए लागू की जा रही उनका सबको लाभ मिलना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र के लोग अक्सर बेटा स्थानांतरित, जो कह सकते हैं बेटा स्थानांतरित कृषि करते हैं, तो उनकी जगह उनको स्थायी कृषि करनी चाहिए। कुल मिलाकर आपके हिसाब से जो आपने लिखा है लगभग सही है। ठीक है,
अगला बेटा है आपके द्विपक्षीय व्यापार या बहुपक्षीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। बेटा जब हम व्यापार पढ़ रहे थे तो व्यापार में हमने बात की थी कि दो प्रकार के व्यापार होते हैं, एक तो राष्ट्रीय व्यापार होता है बेटा और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। राष्ट्रीय व्यापार में तो अपने कुछ खास बातें नहीं की, राष्ट्रीय व्यापार मतलब एक राष्ट्र के मध्य में किया जाने वाला, मतलब कुल मिलाकर जैसे भारत के अन्य राज्यों के साथ जो भारत के अंदर अंदर ही हो रहा है उसे बोलते हैं राष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपने बेटा दो भागों में बांटा था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दो भागों में, एक था बेटा द्विपक्षीय और एक था बेटा बहुपक्षीय। कैसे? द्विपक्षीय का मतलब बेटा दो पक्ष, यानी दो राष्ट्रों के मध्य किया जाने वाला व्यापार कैसा व्यापार कहलाता है बेटा? द्विपक्षीय व्यापार कहलाता है। आगे की तरफ अपन जाते हैं। अगला है बेटा वो है आपके सामने बहुपक्षीय व्यापार। इसमें बेटा क्या होता है कि अनेक राष्ट्रों के साथ किया जाने वाला व्यापार होता है बेटा, वो आपकी बहुपक्षीय व्यापार होता है। इतनी सी बात आपको इसमें लिखनी थी। हालांकि भूगोल में क्या है, उत्तर लिमिट होता है, ज्यादा आपको महत्वाकांक्षी लिखनी नहीं पड़ती है, फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। अगला बेटा जो प्रश्न है, ठीक है, अगला जो प्रश्न है बेटा वो है बेटा तरल व गैसीय पदार्थों की परिवहन के लिए आप परिवहन किस साधन का चयन करोगे? सीधी सी बात है, किसके लिए करेंगे? बहुत बेटा अपन ने जब पढ़ रहे थे परिवहन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था बेटा स्थल परिवहन पढ़ा था, और स्थल परिवहन अपने रेल परिवहन पढ़ा था, सड़क परिवहन पढ़ा था, और फिर अपने एक बात पाइप परिवहन की भी थी, पाइपलाइन परिवहन की। तो इसमें बेटा अपन पढ़ेंगे, वो अब बात करेंगे वो है बेटा पाइपलाइन परिवहन। क्या है? पाइपलाइन परिवहन। इसमें बात किसकी करेंगे बेटा? पाइपलाइन परिवहन की बात करेंगे। देखो पाइपलाइन परिवहन का चयन करेंगे, क्यों करेंगे, इसके पीछे क्या कारण है? इसलिए करेंगे सर क्योंकि देखो पाइपलाइन का जो परिवहन है बेटा सस्ता और सुलभ है, बहुत कम समय लगता है, ठीक है, और कह सकते हैं कि प्रदूषण रहित है ना। इसका मतलब खूब बेमन तीन बातें कि इसमें से कोई दो बात आपने लिख ली है तो भी पर्याप्त है बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर आपको देना था, ठीक है। एक तो पहला आप ये लिख लेते कि भाई देखो किस परिवहन के साधन का प्रयोग करोगे, तो आपको सीधी सी बात है पाइपलाइन परिवहन, और दो चार बात आप इसकी और लिख देते, ठीक। आगे बात करते हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की आयात में वृद्धि के दो कारण बताइए। कारण बताने बेटा, क्या बताना बेटा? दो कारण बताने आपको, भाई क्यों परिवहन में वृद्धि के क्या कारण है। देखो पहला बेटा कारण ये है कि सीधी सी बात है बेटा जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसलिए मांग बढ़ रही है, पहला कारण ये लिख लेते हैं। दूसरा कारण अपन ये भी लिख लेते कि बेटा देखो हो सकता है अपने यहाँ पर उत्पादन कम होता हुआ होगा, इसलिए अपने उसका क्या करते हैं बेटा? परिवहन करते हैं। तो उत्पादकता में अपने भारत में कमी आ गई है इसलिए हो सकता है। दूसरी बात है बेटी जनसंख्या बढ़ रही है तो मांग भी ज्यादा है बेटा, ठीक है। दो कारण आप लिख सकते थे, आपके हिसाब से और कोई बेस्ट लिखा होगा तो बहुत बढ़िया बेटा। आगे की तरफ जाते हैं बेटा, जल प्रदूषण के निवारण के दो उपाय बताइए। जल प्रदूषण निवारण के दो उपाय बताइए। उपाय बेटा जल प्रदूषण के देखो पहले तो ये है कि नदियों को साफ सुथरा रखना चाहिए, रासायनिक पदार्थ उसमें नहीं डालने चाहिए, और दूसरी बात है जो उद्योग धंधे संचालित हो रहे हैं उन पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि वे किसी प्रकार केमिकल वगैरह उसमें नहीं डाले। खूब सारी बातें जो आपको लिखने की योग्य थी आप लिख सकते थे आराम से, ठीक है। इसमें दो कारण ही आपको लिखने थे। आगे की तरफ अपने जाते हैं बेटा, अगला जो प्रश्न है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की कोई तीन विशेषताएं आपको इसमें बतानी थी, है ना। तीन विशेषताएं आपको इसमें क्या थी? बतानी थी। इसकी तीन विशेषताओं की बात अपन करते हैं बेटा, ये आपकी कृषि है मध्य अक्षांशों में होती है। कहाँ होती है? मध्य शीता या मध्य कह सकते हैं शीतोष्ण अक्षांशों में एक कृषि कार्य होता है। और इस विशेषता में बात अपन करें बेटा तो ये ऐसी कृषि है जहाँ पर ये वर्षा पर आधारित है। कहने का मतलब सिंचाई का काम यहाँ पर किया नहीं जाता है। मुख्यतः आपको यहाँ बेटा क्या करते हैं, आप शीतोष्ण जो कटिबंधीय घास के जो मैदान है या घास के क्षेत्र है उनको आप लिख लेते हैं, जैसे न्यूजीलैंड वाला है, कैंटरबरी वाला है, और वेल्ड है, डाउन्स है, फेरीज है, इनके नाम आप लिख लेते और अच्छे से आंसर देते तो बहुत अच्छा आपका आंसर बनता। अगला है बेटा चलवाची पशुचारण, या आपने ये नहीं किया ये भी कर सकते हैं। तीन उपक्षेत्र आपको बताने थे इसके चलवाची पशुचारण के, तो आप इसको भी अपन बता सकते थे। एक तो अपन बता एशिया वाला टुंड्रा प्रदेश है, एक अपन बात करते भूमध्य सागर वाला भाग है उसके आसपास वाले भाग से आगे की तरफ जाते हैं तो अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया और मध्य चीन तक, ठीक है। और उसके बाद अगली बात अपन करें तो यहाँ अपन बात करें अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग कह सकते हैं, और मेडागास्कर है ना, मेडागास्कर। ये भाग आप इसमें लिखते हैं, तीन क्षेत्र पूछे तो आप तीन क्षेत्र आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक यूरेशिया वाला भाग, यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश वाला, एक भूमध्य सागर के आसपास वाला भाग जो आपके कह सकते हैं अरब प्रायद्वीप होती है मंगोलिया और मध्य चीन तक, और एक आपका आप कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर। ये आपके तीन क्षेत्र हो गए। आगे की तरफ अपने बेटा बढ़े, और अगला यहाँ तो खत्म हो गया है। अगला नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला है बेटा पनामा नहर और स्वेज नहर की तुलनात्मक क्या बात की है। चलिए बेटा मेरा ये पहली बार काम है तो शायद आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, ठीक। चलिए
अगला है पनामा नहर व स्वेज नहर की तुलना या अवस्थिति और लाभ के आधार बताइए। कहाँ स्थित है, अवस्थिति बतानी आपको और उसके लाभ भी आपको बताने। तो बहुत अच्छे से आप बेटा मैप बना के आराम से आप प्रदर्शित कर सकते थे। हालांकि मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपके। अब इसको देख लो आप। ये चलिए बेटा, ये यहाँ पर है बेटा, ये है आपकी पनामा नहर है, ठीक है। और ये है बेटा यहाँ पर आपकी कौन सी नहर है, ये आप देख रहे हो, ये हैं आपके लाल सागर है और यहाँ भूमध्य सागर वाला भाग है। और यहाँ है बेटा ये आपके, सॉरी ये है आपकी, कह सकते हैं बेटा ये आपकी पनामा नहर यहाँ है और ये बेटा आपकी स्वेज नहर है। सॉरी अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो ये स्वेज नहर, ठीक है। तो इसको बेटा मैप के साथ बहुत अच्छे से लिख सकते। स्वेज नहर की बात अपन कर लेते हैं ढंग से, पन्नामा नहर कर लेते हैं, ठीक है। स्वेज नहर है आपके लाल सागर भूमध्य सागर जोड़ती है, ठीक है। स्थिति के बारे में बात करें, इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है और बात करें इसकी निर्माण 1869 में हुआ था, ठीक है। ये सारी बात यहाँ आपके क्या है, पोर्ट सईद से आप यहाँ पोर्ट सईद से यहाँ पोर्ट स्वेज को जोड़ती है, ठीक है। और खूब सारी बातें इसके करनी, इसमें कोई जल बंधक नहीं है, ठीक है। स्थिति लाभ के बारे में बात करते थे कि पहले यहाँ के व्यापारी, यहाँ के यूरोपीय लोगों को यहाँ तक जाने की असुविधा का सामना करना पड़ता था। अभी कम समय लगता है, समय कम हो गया है, यहाँ 100 वाहन यहाँ पर रोजाना चलते हैं। इस प्रकार बातें आप लिख सकते थे। आगे बात करें पन्नामा नहर की, तो पन्नामा नहर की बात अपन करें बेटा, पन्नामा नहर का तो ये अपन कह मध्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और कह सकते हैं कि इस नहर का निर्माण अमेरिका ने करवाया था, ठीक है। और पनामा से 99 साल की लीज पे लिया गया था। इसमें 6 जल बंधक है और अपन दोनों की आर्थिक लाभ के आधार की अपन दोनों तुलना पर बात करें तो ये कह सकते हैं स्वेज नहर की तुलना में पनामा नहर का आर्थिक महत्व कम है। लेकिन किसकी, दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। किसका, पनामा नहर का। तो खूब सारी बातें लिखने की बेटा, क्लास में बहुत सी बातें अपने की है, ठीक है। और आगे अपन बात करते हैं बेटा। अगला है आपकी आंतरिक जलमार्ग के बारे में आप लिख लेते हैं आराम से, ठीक है। किसी एक जलमार्ग का आपको बेटा इसका क्या करना था, वर्णन करना था, ठीक है। काफ़ी समय हो रहा है बेटा और मुझे क्लास स्कूल में जब भी जाना है, तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अगला है, चलिए इसके प्रश्न पूरे हो गए क्या? एक मिनट बेटा, मैं इसको और देख लेता हूँ, कोई प्रश्न रह तो नहीं गया है। चलिए, हाँ बेटा एक प्रश्न और है कि झाबुआ जिले में भू निम्नीकरण को रोकने के लिए किए गए 3 उपायों को सुझाइए। देखो भू निम्नीकरण को रोकने के लिए देखो 3 उपाय आपको बताने थे, बहुत अच्छे से आप इसको बता सकते थे। पहली बात तो ये कि भू निम्नीकरण को रोकने के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि पहले तो जो बार बार एक ही खेत में कृषि की जा रही है, इसका मतलब है बहुफसलीकरण को रोकना, ठीक है। कई सारी बातें अपने इसको आराम से आप बढ़िया तरीके से लिखते। वायु प्रदूषण की कोई उत्तरदायी कारकों को आपको इसमें लिखना था, ठीक है। आगे अपन बात करें, अगला प्रश्न है आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले बीज निर्माण उद्योग की 4 विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। इसमें आपको 4 विशेषताओं का बेटा क्या करना था, विश्लेषण आपको करना था। इसकी बात अपन करें तो 4 विशेषताएं बेटा, एक तो कौशल का विशिष्टीकरण हो गया, एक यंत्रीकरण हो गया आपके, और एक प्रौद्योगिकी नवाचार, और आगे अपन बात करते हैं संगठनात्मक निर्माण। तो ये 4 विशेषताएं आपको इसमें बेटा लिखनी थी और कुल मिलाकर आपका इसका आंसर सही हो जाता। आगे बेटा पूछा आकार के आधार पर उद्योगों कितने प्रकार है, तो आप सभी जानते हैं बेटा 3 प्रकार है। इसमें बेटा वैसे विशेषताएं 4 ही है, ठीक है। और इसमें 3 बेटा है, अपन कह सकते हैं कुटीर, लघु और वृद्ध। इन उद्योगों के बारे में आपको 2-2 लाइनें लिखनी थी। आगे था बड़ा भारतीय कृषि की 4 समस्याओं को लिखना था। हालांकि जब अपन पढ़ते बड़ा 4 खूब सारी अपन समस्याओं के बारे में बात की थी, लगभग 8-9 समस्याओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपन को यहाँ पर 4 समस्या ही लिखनी है जो आपके कृषि से संदर्भ में है। तो पहले बेटा कहते हैं कि बेटा यहाँ का मानसून है बेटा वो अनियमित रहता है, तो मानसून की बात की जाए, यहाँ की उत्पादन बहुत कम। तीसरी बात अपन यह भी कर सकते थे कि भाई यहाँ पर ऋणग्रस्ता लोगों की बहुत ज़्यादा रहती है, और कह सकते हैं कृषि योग्य भूमि है उसका बहुत ज़्यादा निम्नीकरण हुआ जा रहा है। ऐसे में ये 4 कारण अपन लिख सकते हैं, खूब सारे कारण हैं, 4 अपन कारण इसमें अपन 4 समस्या इसमें लिख सकते हैं आराम से। ये आपके मुख्य बिंदु हो गए, उसके बाद में 2-2, 4-4 उसके बारे में और बातें अपन कर लेते हैं। अगला बेटा भारतीय कृषि की किन्हीं 4 प्रकार के बारे में आपको इसमें वर्णन करना था, और इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये प्रश्न पत्र है बहुत ही उम्दा और बहुत ही सिंपल था। आगे की बात अपन करें तो ये आपका है दिए गए विश्व के रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित हवाई पतनों का अपन क्या करना बेटा, उसका अंकित करना है, मानचित्र आपको इसमें भरना था। तो आराम से भर लेते बेटा। मुंबई आपको पता ही है भारत में है, ठीक है। और दूसरी बात लंदन आप सभी जानते हैं बेटा यूके मीन्स ब्रिटेन में है, और शिकागो आप सभी जानते हैं बेटा यूएसए में है, अमेरिका में भर देते।
सिडनी आप सभी जानते हैं बेटा ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये 4 आप आराम से भर लेते। उसके बाद अपना पहले बात की थी कि दिए गए भारत के रेखा मान क्षेत्र में निम्नलिखित बंदरगाहों को आपको बेटा इसमें भरना था। कई दफा बात कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं कि देखो जैसे ये भारत का आपके मैप बेटा, ये अपने बात की कि अपने सिलेबस में 12 प्रमुख बंदरगाह है, जिसमें 6 आपके पश्चिमी तट पर है और 6 आपके पूर्वी तट पर है। तो इसमें हमने बात की, पहला ये है आपके बेटा, अपन बात करते हैं, ये आपके कौन सा हो गया, ये आपके कह सकते हैं बेटा, अपने इसकी बात अपन करें तो ये हो गया आपके कांडला जो गुजरात में, कांडला। उसके बाद अपन बात करते हैं महाराष्ट्र में, अपन 2 पत्तनों के बारे में बात करते हैं। एक तो हो गया बेटा आपके मुंबई, कौन सा हो गया, मुंबई, और एक हो गया आपके जवाहरलाल नेहरू पत्तन, एक हो गया जवाहरलाल नेहरू पत्तन। उसके बाद आगे की तरफ जाते हैं बेटा महाराष्ट्र, इसमें कर्नाटक वाले भाग में, कर्नाटक में अपन एक आता है बंदरगाह, उसका नाम बेटा मंगलुरु, क्या नाम है, मंगलुरु, मंगलुरु। और मंगलुरु के बाद अगला अपन बात करें यहाँ गोवा में है, उसका नाम है मारमा गोवा, क्या है, मारमा गोवा, ठीक है। और आगे यहाँ पर केरल की बात अपन करें तो यहाँ है बेटा कोच्चि, क्या है, कोच्चि। कुल मिलाकर अपन बात करें आगे की तरफ, ये तो आपके कुल मिलाकर 6 जो बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर है वो कांडला है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन है, मंगलुरु है, मारमा गोवा है, कोच्चि है। तो इसमें अपन के इस पश्चिमी तट से कौन कौन से बंदरगाह क्लियर हो जाते हैं बेटा, एक तो कांडला हो गया आपके, ठीक है, और बाकी वाले अपन बात करते हैं आगे। यहाँ अपन बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में आपकी बात करें बेटा, यहाँ पहला है कोलकाता बंदरगाह, कौन सा है, कोलकाता बंदरगाह। और उसका ही विकल्प के तौर पर और निकाला गया, उसका नाम बेटा हल्दिया, क्या नाम है, हल्दिया पत्तन, ठीक है। इसका मतलब बेटा कोलकाता आपने भर लिया, ठीक है। उसके बाद बात करें अगला बेटा उड़ीसा में, तो उड़ीसा में एक आता है उसका नाम है पारादीप, क्या है, पारादीप, ये उड़ीसा में हो गया। आगे बेटा अपन बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यहाँ है आप आंध्र प्रदेश पतन, ठीक है। इसका मतलब आपके पारादीप भी हो गया बेटा। और आपके आंध्र प्रदेश का जो पतन, इसका नाम बेटा विशाखापट्टनम है, क्या नाम है, विशाखापट्टनम। आगे बात करें बेटा, ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु 2 पतन है, एक का नाम है चेन्नई पतन और एक का नाम बेटा तूतीकोरिन पतन है, तूतीकोरिन पतन। कुल मिलाकर आपके 6 पूर्वी तट के हो गए और 6 आपके पश्चिमी तट के हो गए। और इस प्रकार अपने प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है, 12 है। और आपके इसमें केवल बेटा 4 पतन जो आपको भरने थे मानचित्र में, वो आपके विशाखापट्टनम हो गया, और कोलकाता में है, मतलब पश्चिम बंगाल में है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो गया, कांडला गुजरात में है, और पारादीप उड़ीसा में। ये सारी बातें अपन यहाँ पर कर चुके हैं। कुल मिलाकर मोटा मोटा आपका ये पेपर का एनालिसिस है हो चुका है। और आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।